नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह अजय गुरु क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों में इसे ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके और आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपके दो पॉइंट्स हैं। पहला जो पॉइंट आपके दे रखा है वो है एक गैर लाभकारी संगठन पब्लिक अफेयर सेंटर की ओर से 30 अक्टूबर को पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 जो जारी किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है वो है दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो वायु प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए। गैर लाभकारी संगठन पब्लिक अफेयर सेंटर की ओर से 30 अक्टूबर को जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 के अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य देश का सबसे सुशासित राज्य है? तो राइट आंसर है केरल। विद्यार्थियों, यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन महत्वपूर्ण है इसलिए इसके बारे में आपको और जो है जानकारी रखनी है कि ये संगठन क्या है, तो जिसके द्वारा ये इंडेक्स जारी किया गया है, तो इसके बारे में आपको जानकारी जो है रखनी इस बारे में। तो विद्यार्थियों, मैं आपको बताऊं कि ये जो संगठन जिसकी बात अभी हम कर रहे हैं पब्लिक अफेयर सेंटर, तो ये बेंगलोर से संचालित एक गैर लाभकारी जो है संगठन है। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि इस संगठन के अध्यक्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन है। मैं दोबारा से नाम रिपीट कर रहा हूँ, के कस्तूरीरंगन, वो इस जो है संगठन के अध्यक्ष हैं। और इस संगठन के द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार राज्यों की रैंकिंग स्थायी विकास के संदर्भ में एकीकृत सूचकांक पर आधारित है। आपको ध्यान रखना है, स्थायी विकास के संदर्भ में एकीकृत सूचकांक पर आधारित है ये रिपोर्ट, या यूं कि ये इंडेक्स जो जारी किया गया है वो स्थायी विकास के संदर्भ में एकीकृत सूचकांक पर आधारित है। और विद्यार्थियों, एक बात और यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है वो ये कि शासन के संदर्भ में बड़े राज्यों की श्रेणी में 4 रैंक पर यानी कि टॉप जो शीर्ष जो है 4 पर रैंक पर दक्षिण भारत के राज्य हैं। इस इंडेक्स में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष 4 जो राज्य आते हैं वो दक्षिण भारत के आते हैं। तो उनमें आपको नाम याद रखना है। नंबर 1 पर जो राज्य है वो है केरल, नंबर 2 पर तमिलनाडु, नंबर 3 पर आंध्र प्रदेश और नंबर 4 पर कर्नाटक। यानी कि सुशासित राज्यों की श्रेणी में ये जो 4 राज्य हैं वो शीर्ष में आते हैं। और इनमें भी आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आप याद रखना है। नंबर 1 पर आता है केरल, नंबर 2 पर तमिलनाडु, नंबर 3 पर आंध्र प्रदेश और नंबर 4 पर कर्नाटक है। ये बड़े राज्यों की हम बात करें तो ये है शीर्ष 4 में। और अब जो है इसी में अगर हम बात करें ना ऋणात्मक स्थिति की अगर देखें तो इस श्रेणी में बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और बिहार ये आखिरी पायदान पर स्थित हैं। यानी कि इनका जो सुशासित राज्यों के ये जो सूचकांक है तो इसमें इनका जो अंक है पीआई जो अंक है वो ऋणात्मक है, माइनस में है। और इस तरह से ये जो आपको मैंने नाम बताए हैं जो है बड़े राज्यों के ओडिशा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बिहार, ये लास्ट जो है पायदान पर है, मतलब लास्ट जो पोजीशन पर है उन पर ये 3 राज्य आते हैं। और इन 3 राज्यों में अगर बात करें तो लास्ट पोजीशन पर आता है वो उत्तर प्रदेश है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें। और जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि इन 3 राज्यों का पीआई अंक ऋणात्मक है। और इन 3 राज्यों में सबसे लास्ट में जैसे मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश है, तो आपको उत्तर प्रदेश का नाम भी याद रखना है। और ये 3 जो है नाम जो मैंने बोले उत्तर प्रदेश सहित, तो उनका नाम अगर आपको याद रहे तो अच्छी बात है। लास्ट पोजीशन पर 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, ओडिशा और बिहार। अब इन तीनों में भी सबसे लास्ट पोजीशन पर है उत्तर प्रदेश, वो आपको याद रखना है। और इसका जो पीआई अंक है वो ऋणात्मक रूप में है। और विद्यार्थियों, अब बात करें छोटे राज्यों की,
तो छोटे राज्यों की जो है बात करें तो छोटे राज्यों की सुशासित जो है श्रेणी में जो गोवा प्रथम स्थान पर है। आपको मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा प्रथम स्थान पर है और इसके बाद मेघालय और हिमाचल प्रदेश आते हैं। तो छोटे राज्यों में इन तीनों का नाम आपको याद रखना है जो कि शीर्ष स्थान पर है। छोटे राज्यों की श्रेणी में ये 3 राज्य यानी कि गोवा, मेघालय और हिमाचल प्रदेश ये जो है शीर्ष स्थान पर है। शीर्ष स्थान मतलब 3 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इनमें आपको नंबर 1 याद रखना है गोवा, नंबर 2 पर है मेघालय और नंबर 3 पर है जो आपके हिमाचल प्रदेश। और अब इनमें छोटे राज्यों की श्रेणी में सबसे खराब प्रदर्शन जो है शासन सुशासन की अगर बात करें या ये भी शासन व्यवस्था की अगर बात करें तो छोटे राज्यों की श्रेणी में सबसे खराब प्रदर्शन मणिपुर का रहा है। और यानी कि छोटे राज्यों की जो खराब प्रदर्शन में जो आता है तो मणिपुर आता है और इसके बाद दिल्ली और नंबर 3 पर है उत्तराखंड। तो आपको ये भी याद रखना है विद्यार्थियों, छोटे राज्यों की श्रेणी में सबसे खराब प्रदर्शन जिसका रहा है वो मणिपुर का रहा है, उसके बाद फिर दिल्ली, क्योंकि आपको पता है दिल्ली वो अर्धराज्य का दर्जा प्राप्त है, तो दिल्ली और नंबर 3 पर है उत्तराखंड। ये आपको ध्यान रखना है। परंतु यहाँ पर हमने इन राज्यों की तो बात कर ली, छोटे राज्य की श्रेणी, बड़े राज्यों की श्रेणी की हमने बात कर ली, परंतु केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भी आपको याद रखना है विद्यार्थियों। तो सबसे सुशासित केंद्र शासित प्रदेश की सूची में नंबर 1 पर आता है चंडीगढ़, यानी कि चंडीगढ़ शीर्ष स्थान पर है और इसके बाद पुदुचेरी नंबर 2 पर है और नंबर 3 पर है लक्षद्वीप। तो ये आपको टॉप रैंकिंग का ध्यान रखना है केंद्र शासित प्रदेशों के ये 3 जो है नाम। और यहाँ पर अब खराब प्रदर्शन की भी बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे खराब प्रदर्शन दादरा और नगर हवेली का रहा है। हालांकि विद्यार्थियों आपको मालूम है कि दादरा नगर हवेली को जो है दमन दीव के साथ मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है अभी हाल ही में। तो परंतु ये जो आकलन जो किया गया है ये सुशासन के रूप में, तो सुशासित राज्य के रूप में और केंद्र प्रदेश के रूप में, तो ये साल भर का है, इसलिए तो ये जो आकलन किया गया तो साल भर का है, इसलिए इसमें दादरा नगर हवेली को अलग रूप में दिखाया है। परंतु आपको मैंने बता दिया कि अभी हाल ही में दादरा नगर हवेली को दमन दीव के साथ मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, इसलिए तो आपको पता है कि अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। तो विद्यार्थियों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने आपको अलग अलग जो इसके बारे में बताया है उन सबको क्वेश्चंस को आपको याद रखना है। बड़े राज्य की श्रेणी का आपको याद रखना है, सबसे जो है मतलब सुशासित राज्य, ऐसे बड़े जो राज्य जो सुशासित श्रेणी में टॉप में आ रहे हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं। खराब प्रदर्शन के रूप में जो बड़े राज्य आ रहे हैं उनका याद रखना है। छोटे राज्यों की जो है सुशासित श्रेणी में जो राज्य आ रहे हैं उनका आपको याद रखना है। खराब प्रदर्शन जिन छोटे राज्यों का रहा है उनको याद रखना है। केंद्र शासित प्रदेश में जो है सुशासित जो है केंद्र प्रदेश के रूप में आ रहे हैं उनके 3 के नाम आपको याद रखने हैं और खराब प्रदर्शन के रूप में जो आ रहे हैं उनके नाम भी आपको याद रखने हैं। तो विद्यार्थियों आप अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी कर्जदाता संस्थाओं से कहा है कि वे 2 करोड़ रुपए तक के कर्ज के लिए हाल ही में घोषित ब्याज पर ब्याज की माफी योजना को लागू करें। इस योजना के तहत कुल कितने क्षेत्र आते हैं? तो राइट आंसर है 8। विद्यार्थियों वैसे तो इस क्वेश्चन को मैंने पिछले वीडियो में यह लिया था, परंतु यहाँ पर ये क्वेश्चन अलग रूप में है, क्यों, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को वापस लिया है। तो यहाँ पर ब्याज पर ब्याज की जो राशि, जैसे कि आपको पता है कि केंद्र सरकार ने पहले कोरोना काल के दौरान घोषणा की थी कि जो है मार्च के बाद से, यानी कि जो है मार्च के लास्ट वीक से लेकर जो है इन 6 महीने की अवधि के दौरान, 7 महीने की अवधि के दौरान जो है जिन लोगों ने कर्ज जो है ले रखा था तो उनको जो है अब ब्याज पर ब्याज चुकाने की जो है आवश्यकता नहीं होगी। अभी हाल ही में घोषणा की है और सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार ने अपना हलफनामा दायर किया है जिसमें जो 2 करोड़ रुपए तक के कर्ज के लिए सरकार ने माफ़ी की घोषणा की है। यानी कि ऐसे लोग जिन्होंने 2 करोड़ रुपए तक का कर्ज ले रखा है तो ऐसे लोगों से ब्याज पर ब्याज नहीं लिया जाएगा बैंकों के द्वारा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज है उनसे नहीं वसूला जाएगा। तो इस जो है माफ़ी योजना में जो है 8 क्षेत्र आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। परंतु विद्यार्थियों आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस ब्याज पर ब्याज की माफ़ी योजना में कृषि क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया है, यानी कि कृषि पर लिया गया जो ऋण है
उसमें ये माफ़ी योजना लागू नहीं है, यानी कि उसको इसमें कृषि जो है ऋण को इस माफ़ी योजना में शामिल नहीं किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। सैनिक स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित रखी जाएंगी? तो राइट आंसर है 27%। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए कि जो है सैनिक स्कूलों में एससी और एसटी के लिए पहले से ही आरक्षण व्यवस्था लागू है और अब यहाँ जो है ओबीसी को भी जो आरक्षण दिया जा रहा है, तो ये 27% आरक्षण इनके लिए रखा गया है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। जम्मू कश्मीर का चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है के शर्मा। विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, तो मनोज सिन्हा के ये सलाहकार रहे हैं के शर्मा। मनोज सिन्हा के सलाहकार रहे हैं के शर्मा। तो के शर्मा ने सलाहकार के पद से इस्तीफा दे दिया और अब इनको जो है जम्मू कश्मीर का चुनाव आयुक्त जो है नियुक्त किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निकट बने आरोग्य वन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया है। इसमें कितनी प्रजातियों के 5 लाख पेड़ हैं? तो राइट आंसर है 380, यानी कि इस आरोग्य वन में जो है 380 प्रजातियों के ये 5 लाख पेड़ हैं यहाँ पर। और विद्यार्थियों, आपको मालूम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि है सरदार सरोवर बांध के पास बना है और सरदार पटेल की जो है यहाँ पर मूर्ति है लगी हुई, और यहाँ पर ही जो है ये आरोग्य वन जो है स्थापित किया गया है, या आरोग्य वन जो है जिसका जो है लोकार्पण किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी और दूँ यहाँ पर कि इस आरोग्य वन में 15 एकड़ जमीन पर औषधीय पौधे लगाए गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आरोग्य वन जिसका की जो है प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया है, तो यहाँ पर 15 एकड़ जमीन पर जो है औषधीय पौधे लगाए गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अक्टूबर को सरदार पटेल प्राणी उद्यान में जंगल सफारी व एकता क्रूज का उद्घाटन किया है। ये गुजरात के किस जिले में है? तो राइट आंसर है नर्मदा जिले में। विद्यार्थियों, इसमें ऑप्शन में जो लिखे हुए हैं ये गुजरात के जिलों के नाम है, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली और नर्मदा। तो ये जो है सरदार पटेल प्राणी उद्यान जहाँ पर की जो है जंगल सफारी और एकता क्रूज का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री ने, तो ये नर्मदा जिले में आता है। और विद्यार्थियों, आप जानते हो कि इस नर्मदा जिले में ही आता है सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी को रोककर बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी को रोककर बनाया गया है, तो ये सरदार सरोवर बांध भी नर्मदा जिले में ही आता है। और ये यहाँ पर ये सरदार पटेल प्राणी उद्यान में जंगल सफारी और एकता क्रूज का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है। तो आप इस क्वेश्चन की जो अतिरिक्त जानकारी मिलती है वो भी आपको ध्यान रखनी है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए प्रचार करते हुए आदर्श आचार संहिता का बार बार उल्लंघन करने के कारण कांग्रेस के किस नेता का प्रमुख प्रचारक यानी कि स्टार प्रचारक का दर्जा रद्द कर दिया है? तो राइट आंसर है कमलनाथ। विद्यार्थियों, आपको मालूम है कि कमलनाथ जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ये 28 जो विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने वाले हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए इन विधानसभा सीटों के जो विधायक रहे हैं उन्होंने इस्तीफे दिए थे और वो बीजेपी में शामिल हुए थे, इसलिए यह सीटें खाली हुई और अब यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। और जैसा कि आप जान रहे हो अभी बिहार में भी जो है चुनाव विधानसभा के लिए चुनाव चल रहा है और प्रथम चरण का मतदान हो चुका है। तो यहाँ अब जो है यहाँ पर जो है ये 28 विधानसभाओं के लिए मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव होगा, तो इसके लिए भी प्रचार चल रहा है यहाँ पर। तो चुनाव आयोग ने कमलनाथ
जिनके द्वारा आदर्श आचार संहिता का बारी-बारी से उल्लंघन करने के कारण जो है स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया है या यूं कि रद्द कर दिया है। विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको जानकारी दूं स्टार प्रचारक के रूप में कि जिस किसी नेता को उस पार्टी के स्टार प्रचारक का दर्जा दिया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा, तो उसके द्वारा जो रैलियां की जाती हैं और उन पर जो खर्चा आता है वो खर्चा उस उम्मीदवार जिस जो है विधानसभा सीट के प्रचार के लिए स्टार प्रचारक गया है, तो उस विधानसभा सीट के उम्मीदवार के खर्चे में जो है इस खर्चे को यानी कि स्टार प्रचारक के द्वारा की गई रैली के खर्चे को उसमें शामिल नहीं किया जाता है। और जैसे कि आपने पढ़ा था कि जो है विधानसभा के किसी उम्मीदवार के लिए अधिकतम खर्चे का जो प्रावधान किया गया है 30 लाख रुपया, पहले 28 लाख था, 30 लाख रुपये किया गया। तो स्टार प्रचारक के द्वारा जो रैलियां की जाती है तो वो उसके उम्मीदवार जिसकी जो है प्रचार के लिए स्टार प्रचारक गया है तो उसकी जो है खर्चे में वो शामिल नहीं किया जाता है। खर्चा वो पार्टी की जो है तरफ से किया गया खर्चा माना जाता है। तो अब यहाँ पर कमलनाथ जिनसे कि दर्जा छीन लिया गया है स्टार प्रचारक का, तो अब ये जिस किसी भी जो है विधायक नहीं बोलेंगे, जिस किसी भी विधानसभा सदस्य के उम्मीदवार किसी भी जो है विधानसभा सीट के उम्मीदवार यानी अपनी पार्टी के उम्मीदवार के प्रचार के लिए जाएंगे तो वहां पर इनके द्वारा जो रैली की जाएगी या अन्य खर्चे की जो किए जाएंगे तो वो उस उम्मीदवार के खर्चे में ही शामिल किया जाएगा। ये है इसका मतलब, आप ध्यान रखना। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। एमिनल मैक्रो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो राइट आंसर है फ्रांस। विद्यार्थियों, ये भी चर्चा में है इसलिए इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। आप अगला क्वेश्चन देखिए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर है राजीव कुमार। विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि नीति आयोग जिसकी जगह पहले योजना आयोग हुआ करता था और अब जो है नीति आयोग है, और योजना आयोग के अध्यक्ष पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो अब जो है नीति आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। तो उपाध्यक्ष जो है वर्तमान में नीति आयोग के वो हैं राजीव कुमार, और इन्होंने जो है इस बात के जो है बयान दिया है कि जो अर्थव्यवस्था में अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है, इसके संकेत मिल रहे हैं और सरकार के द्वारा जो है इसके लिए उपाय किए जा रहे हैं। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। 15वीं वित्त आयोग ने 2021-22 से लेकर 2025-26 तक की अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है। इस आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर है एन.के. सिंह, यानी कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। और विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए कि वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित कुल 5 सदस्य होते हैं, और इस 15वें वित्त आयोग जिसके अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं, तो इस 15वें वित्त आयोग का गठन 2017 में किया गया था, और इस जो है 15वें वित्त आयोग के द्वारा 2021-22 से लेकर 2025-26 तक की अपनी रिपोर्ट जो है सौंपनी है राष्ट्रपति को, और ये जो है वित्त आयोग 9 नवंबर को अपनी रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को सौंपेंगे। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये रिपोर्ट 15वें वित्त आयोग के द्वारा जो है 9 नवंबर को राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी। तो विद्यार्थियों, इसमें अलग से जो है जानकारी आपको याद रखनी है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें कब से कब तक के लिए होंगी? तो 2021-22 से 2025-26 तक के लिए होंगी। ये आपको याद रखना है इसमें। और विद्यार्थी, इसमें जो वाई.वी. रेड्डी का नाम दे रखा है, तो ये वाई.वी. रेड्डी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो इसमें आपको मैंने जो अतिरिक्त जानकारी दी है वो आपको याद रखनी है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट में सफल रहे सरकारी स्कूलों के छात्रों को चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर है 7.5%। विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको तमिलनाडु के राज्यपाल का नाम भी याद रखना है, बनवारी लाल पुरोहित, क्योंकि एग्जाम में राज्यपालों के नाम भी पूछे जाते हैं
और जैसा कि मैंने आपको कहा कि किसी काम से चर्चा में रहते हैं तो राज्यपाल या मुख्यमंत्री इनके नाम पूछे जाते हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है। और विद्यार्थी यहाँ पर ये क्वेश्चन जो दिया है तो इसमें ये है कि नीट की जो परीक्षा जिन्होंने पास की है, ऐसे सरकारी स्कूलों के छात्र जिन्होंने नीट की परीक्षा पास की है, तो उन छात्रों को चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 7.5% आरक्षण दिया जाएगा। ये इस विधेयक में प्रावधान है। तो आप इसमें ध्यान रखिएगा, सरकारी स्कूल के छात्रों को जो चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ये 7.5% आरक्षण दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 29 अक्टूबर को पिछले 20 वर्षों में आए अब तक के सबसे भीषण तूफान मौलवे ने किस देश में तबाही मचाई है? तो राइट आंसर है वियतनाम। विद्यार्थियों, यहाँ पर तूफान का नाम भी आपको याद रखना है, मौलवे। और जैसा कि इसमें आपने लिखा है कि ये पिछले 20 वर्षों में आए जो है तूफानों में सबसे ज़्यादा भीषण है, जिसने कि वियतनाम में तबाही मचाई है। और विद्यार्थियों, अब आपको मालूम है कि वियतनाम दक्षिण चीन सागर के तट पर स्थित देश है। तो ये जो तूफान आया है वो कहाँ? दक्षिण चीन सागर में, जिसने कि यहाँ वियतनाम में जो है तबाही मचाई है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, तुर्की और यूनान के सामोस प्रायद्वीप के बीच कौन सा सागर है जहां 30 अक्टूबर को आए भूकंप से तुर्की और यूनान में भारी नुकसान हुआ है? तो राइट आंसर है एजियन सागर। विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको यूनान का जो प्रायद्वीपीय भाग है जिसका नाम आपको याद रखना है सामोस। तो यूनान के सामोस प्रायद्वीप और तुर्की के बीच में जो सागर है उसका नाम है एजियन सागर। तो इस एजियन सागर की तली में ही ये भूकंप आया है, जिसकी वजह से यहाँ पर तुर्की और यूनान में भारी नुकसान हुआ है। और यहाँ पे इस एजियन सागर में इस भूकंप की वजह से काफ़ी ऊंची लहरें उठी हैं, जिसकी वजह यानी कि जिसको हम बोले सुनामी, तो वो भी इस वजह से यहाँ पर आई है। उसकी वजह से भी यहाँ पर नुकसान हुआ है और भूकंप की वजह से भी हुआ है यहाँ पर नुकसान। तो आपको ये ध्यान रखना है एजियन सागर का नाम। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, फिल्मकार दीपा मेहता की आगामी फिल्म फनी बॉय सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म श्रेणी के तहत 93वें अकादमी ऑस्कर पुरस्कार में किस देश का प्रतिनिधित्व करेगी? तो राइट आंसर है कनाडा। विद्यार्थियों, यानी कि दीपा मेहता ने जो फिल्म बनाई है फनी बॉय, तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म श्रेणी के तहत 93वें अकादमी ऑस्कर पुरस्कार में जो है नॉमिनेट की गई है। और ये जो है किस देश की तरफ से? तो आपको ध्यान रखना है कनाडा की तरफ से। वो इसलिए क्योंकि दीपा मेहता ने कनाडा की नागरिकता जो है ग्रहण कर रखी है, यानी कि वहाँ की नागरिकता ले रखी है, इसलिए ये फिल्म जो है वो कनाडा का जो है कनाडा का प्रतिनिधित्व करेगी इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जो है, यानी कि इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म श्रेणी के तहत 93वें अकादमी पुरस्कारों में जो है वो इस कनाडा का प्रतिनिधित्व करेगी। तो आपको ध्यान रखना, दीपा मेहता जो कि भारतीय मूल की हैं, जिन्होंने की कनाडा की नागरिकता ले रखी है, इसलिए यहाँ पर इस फिल्म के बारे में बताया है कि ये जो फिल्म है जो कि 93वें अकादमी ऑस्कर पुरस्कार में नॉमिनेट की गई है, तो ये कनाडा का प्रतिनिधित्व करेगी ये फिल्म। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रांस के नांटेस में अलेक्सिस वेस्टाइन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट में किस भारतीय मुक्केबाज आएगा, यहाँ पर थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है, किस भारतीय मुक्केबाज ने कांस्य पदक जीता है? तो राइट आंसर है शिव थापा। यानी कि फ्रांस का जो शहर है नांटेस, इसका नाम आपको याद रखना है। और ये जो प्रतियोगिता है इसका नाम भी आपको याद रखना है, अलेक्सिस वेस्टाइन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट। तो इसमें जो है शिव थापा ने कांस्य पदक जीता है। परंतु विद्यार्थियों, आपको मैं बताऊं कि ये जो नाम जो आपके ऑप्शन में अन्य दे रखे हैं, कविंदर सिंह बिष्ट, अमित पंघल और ये संजीत, ये तीनों जो है भारतीय मुक्केबाज हैं जो कि इस जो टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। और जब इनके द्वारा जो पद है
और एक जीता जाता है तो फिर उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 29 अक्टूबर को एक अध्यादेश जारी किया है। इस अध्यादेश में प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ किस प्रकार की सजा का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर है 1 रुपया जुर्माना व 5 वर्ष तक की कैद की सजा। ये इसमें प्रावधान किया गया है। विद्यार्थियों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा आपको और जानकारी रखनी है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया इसके बारे में, इस अध्यादेश के बारे में, तो इस अध्यादेश में प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है और यहाँ पर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 5 वर्ष तक की कैद या 1 रुपया तक का जुर्माना या दोनों की व्यवस्था की गई है। यानी कि सजा के तौर पर 1 रुपया जुर्माना किया जा सकता है या 5 वर्ष की कैद की सजा सुनाई जा सकती है या जो है 1 रुपया जुर्माना के साथ साथ 5 वर्ष तक की कैद भी दी जा सकती है। ये इसमें प्रावधान है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। और ये जो है नियम का उल्लंघन करने के जो है अपराध के तौर पर दी जाएगी तो ये सज़ा। तो इसमें यहाँ पर ध्यान रखना है, जो मैंने आपको बोला है कि सज़ा का जो प्रावधान है वो है 1 रुपया जुर्माना या 5 वर्ष तक की कैद या 1 रुपया जुर्माना के साथ साथ 5 वर्ष तक की कैद। तो ये आपको याद रखना है, इसमें प्रावधान किया गया है। विद्यार्थियों यहाँ पर एक बात और कि ये जो अध्यादेश जो जारी किया गया है और उसमें जो सजा का प्रावधान किया गया है, तो इससे जो है पराली जलाने की विकट समस्या सहित वायु प्रदूषण से निपटने में मदद मिलेगी। और राष्ट्रपति ने जो है अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा जब अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए गए तो ये कानून का रूप ले चुका है और इस जो है के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। विद्यार्थियों यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताऊं कि जो है विधि और न्याय मंत्रालय के द्वारा 29 अक्टूबर को जारी अध्यादेश के तहत पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण को भंग किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि विधि व न्याय मंत्रालय द्वारा 29 अक्टूबर को जारी अध्यादेश के तहत पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण को भंग किया गया है और इसके स्थान पर 20 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है और ये आयोग अध्यादेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। ये आपको ध्यान रखना है, 20 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है इस अध्यादेश के द्वारा और जिसको जो पहले प्राधिकरण रहा है उसको भंग किया गया, तो उसका नाम भी आपको याद रखना है, पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण, उसको भंग कर दिया गया है इस अध्यादेश के द्वारा। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो विद्यार्थियों आप अगला क्वेश्चन देखिए। फ्रांस के किस भूमध्य सागरीय शहर में 29 अक्टूबर को एक गिरजाघर में एक हमलावर ने चाकू से हमला कर 3 लोगों की हत्या कर दी? तो राइट आंसर है नीस। विद्यार्थियों ये आपको मालूम होना चाहिए कि फ्रांस की जो सीमा है वो जो है उत्तरी सागर के साथ लगती है और इसके अलावा अटलांटिक महासागर के साथ भी इसकी सीमा लगती है और इंग्लिश चैनल के साथ भी इसकी सीमा लगती है और भूमध्य सागर के साथ भी फ्रांस की सीमा लगती है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। तो फ्रांस की अगर बात करें तो विद्यार्थियों इसकी जो सीमा है वो उत्तरी सागर के साथ भी लगती है, इसके अलावा इंग्लिश चैनल के साथ भी लगती है, इसके अलावा अटलांटिक महासागर के साथ भी लगती हैं और इसके अलावा भूमध्य सागर के साथ भी फ्रांस की सीमा लगती है। तो ये जो शहर है नीस, ये भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। फ्रांस का शहर नीस ये भूमध्य सागर के तट पर स्थित है जहाँ पर की ये घटना हुई है। तो विद्यार्थियों इसमें जो आपके अन्य जो शहरों के नाम लिखे रखे हैं ये सब फ्रांस के शहर हैं। बोर्डो, मार्सेल और लियोन ये भी फ्रांस के शहर हैं। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के दूसरे व तीसरे चरण को मंजूरी दी है।
इसके तहत देश के 19 राज्यों के कितने बांधों की सुरक्षा व परिचालन को बेहतर बनाने के लिए 10 वर्षों में 10,211 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे? तो राइट आंसर है 736। यानी कि 19 राज्यों के 736 बांधों की सुरक्षा व परिचालन को बेहतर बनाने के लिए 10 वर्षों में 10,211 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो इस बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। तो ये राशि भी आपको याद रखनी विद्यार्थियों, जो मैंने इसमें क्वेश्चन में लिख रखी है, 10,211 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और कितने साल के दौरान? 10 वर्षों के दौरान। और राज्यों का भी आपको याद रखना है कि ये 736 जो बांध है वो 19 राज्यों में स्थित हैं, जिनकी सुरक्षा और परिचालन के लिए ये खर्चा किया जाएगा, जिसकी की मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है, यानी कि केंद्र सरकार ने ये पैसा सैंक्शन किया है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। 29 अक्टूबर को जेटा तूफान किस देश के तट से टकराया है, जो कि अटलांटिक महासागर में इस वर्ष आने वाला 27वां तूफान है? तो विद्यार्थियों राइट आंसर है यूएसए। विद्यार्थियों, जैसा कि अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, इन तूफानों के नाम आपसे पूछे जाते हैं, या तो जो तूफान का नाम लेकर पूछ लेते हैं कि ये कहाँ पर आया है, तो वहाँ पर आपको पूछना, तो आपको जो ध्यान रखना है कि किस सागर में या किस महासागर में या किस खाड़ी में आया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये जैसा मैंने मौलवी तूफान का बताया था कि वो दक्षिण चीन सागर में आया और जिसने कि वियतनाम में तबाही मचाई, तो यहाँ पर जेटा तूफान की बात करें तो ये जो है अटलांटिक महासागर यानी कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में आया, जिसने कि जो है यूएसए के तट से टकराने के बाद इसने वहाँ पर नुकसान पहुँचाया है। और ये अटलांटिक महासागर में आने वाला इस वर्ष का 27वां तूफान है, ये भी आपको याद रखना है। तो विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।